डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। हमने जो लास्ट क्लास में एनवायरनमेंट एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने देखा था कि जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है जिसको हम क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट एनालिसिस, उसमें हमने बहुत सारे मॉडल भी पढ़े हैं। एक प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे कि हमने जो एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर जो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल था उसको हमने टेलीकॉम सेक्टर पे अप्लाई करके समझा था। लेकिन यदि हम इस मेथड्स की यदि हम थ्योरी देखें कि इस मेथड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या 5 फोर्सेस में हमें विदाउट किसी इंडस्ट्री को समझे बिना यदि हम 5 फोर्सेस को समझाना चाहते हैं तो हमें क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हैं ध्यान रखने होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का टाइटल क्या है? माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशन एनालिसिस। इस कॉम्पिटिटर एनालिसिस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी केस स्टडी आती है, कभी किसी इंडस्ट्री पर स्पेसिफिक होकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल था ये आपको बताता है कि जो कंपटीशन है यदि हम उसे समझना चाहते हैं, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन कैसे वर्क करता है, तो हमें माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस कौन कौन से बताए थे, जिसमें पहला था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस। यहाँ पे हम ये देखें कि नंबर 1 हमने लिया है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रांस। इसका मीन्स क्या है कि जो नए कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मार्केट में आने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे क्या खतरा हो सकता है बिजनेस को। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट फॉरमोस्ट फोर्सेस है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे। हमने शुरुआत की है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रांट से, और जो लास्ट जो अपना रहेगा फोर्सेस वो भी रहेगा आपका थ्रेट्स का ही रहेगा। बीच में हम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को भी देखेंगे, नंबर 2। नंबर 3 में हम बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी देखेंगे, और नंबर 4 में हम नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री को हम समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि शुरुआत किससे होगी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांट से, ऐसे एंड किससे होगा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जो बीच के पॉइंट हैं, जैसे आप देखें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर जो है, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री है, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं इन 5 फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो हम कंपटीशन का एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम 5 फोर्सेस मॉडल को ही क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जब आप नेचर ऑफ कंपटीशन को समझना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको फोकस करना पड़ेगा उन इम्पोर्टेंट टास्क पर। आपको बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन पर ध्यान ना देके आपको इम्पोर्टेंट जो एरिया हैं उन पर ही क्या देना है, ध्यान देना है। अब ये इम्पोर्टेंट एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी लिए हम देखेंगे कुछ टूल्स देखेंगे। जैसे मैंने आपको 5 फोर्सेस बताए हैं, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रांट्स से हम शुरुआत करेंगे, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर सप्लायर, फिर राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स, और लास्ट क्या रहेगा, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो ये हमें हेल्प करते हैं किसको डायग्नोस करने के लिए, किसको कॉम्पिटिटिव प्रेशर को समझने के लिए, हमें क्या स्ट्रेंथ है कॉम्पिटिशन्स की और क्या कंपोजिशन है कॉम्पिटिटिव प्रेशर की मार्केट के अंदर। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये समझना पड़ता है कि हम उस मॉडल को कैसे यूज़ करें। तो जब मैं आपको ये मॉडल समझा दूंगा तो वहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, EID, ईथ आप याद रखेंगे, EID, ठीक है ना, इवेल्युएट, आइडेंटिफाई और डिटरमाइन। तो जब हम इस मॉडल के 5 फोर्सेस को समझेंगे तो हम इसे यहाँ पे अप्लाई करना भी समझेंगे। तो पहला फोर्सेस क्या आता है आपका, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रांट्स। आप ये देखें कि जब टेलीकॉम की जब आपने केस स्टडी की थी तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि शुरू में जब कॉलिंग की यदि हम बात करें तो इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, फिर इनकमिंग फ्री हुई, आउटगोइंग के पैसे तो लग ही रहे हैं, फिर आउटगोइंग भी बहुत महंगा था। तो आप ये देखें कि यदि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जियो का हमने एग्जांपल लिया था और आपको बताया था कि जियो के आने के बाद जो टेलीकॉम के अंदर फर्स्ट टाइम जियो जब CDMA सेट आते थे तब उसकी आप ये देखें कि जो कॉस्टिंग थी बहुत कम होती थी। कैसे कम होती थी, क्योंकि पहले इनकमिंग के जो पैसे थे वो उन्होंने फ्री कर दिया इनकमिंग, इसके अलावा आउटगोइंग भी फ्री कर दिया। तो जो बाकी प्लेयर थे उनको क्या हुआ, थ्रेट्स हुआ जियो से। तो ये थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रांट्स हमने पहले समझा था। अब यहाँ पे हम कीवर्ड्स को देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ पे हम हर मॉडल के क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखेंगे। तो पहला कीवर्ड क्या आता है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको न्यू एंट्रांट्स जब आएगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, हमें बोलो हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी को जब नया बिजनेस एंटर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी उससे क्या हो जाएगी, बोलो कम हो जाएगी। न्यू एंट्रांट्स
कैन रेड्यूस द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शंस कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और आप ये देखें कि जब हम लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो एक टर्म्स आती है इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल्स, वहाँ पे हम ये देखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। तो उसका फ़ायदा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है बोलो, कम हो जाती है। और जब आप सेक्टर की बात करते हैं, हमने टेलीकॉम सेक्टर की बात की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और कई बार हम ये देखते हैं कि जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट तो आती है, पर उसके लिए हमारे पास लार्ज मार्केट भी तो होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का मार्केट शेयर तो क्या होता है, गिर रहा होता है, लेकिन जो लार्ज मार्केट के कारण उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहती है बोलो, स्टेबल रहती है, इतनी डाउन नहीं होती जितना मार्केट शेयर डाउन हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं देखें कि जो न्यू एंट्रांट्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्लेयर जो हैं वो उसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे आप देखें जियो ने जब बिजनेस शुरू किया होगा तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया होगा। तो वो कहीं ना कहीं हम देखें इकोनॉमिक्स फोर्सेस है, हर्डल है, यदि हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम उसमें कम्पीट भी नहीं कर सकते। तो बैरियर जो रहेगी, जो एंट्री ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर क्या क्या रुकावटें हैं, न्यू एंट्रेंट्स यदि बिजनेस के अंदर आता है, तो पहला वर्ड आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि यदि आप किसी ऐसे सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, जैसे मान लो आप हैवी मशीनरी व्हीकल्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। जब आपने वर्किंग कैपिटल पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वर्किंग कैपिटल्स, जो आपकी ऐसी इंडस्ट्री जो हैवी व्हीकल बनाते हैं उसमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या चाहिए होता है, लार्ज चाहिए होता है। तो वहाँ पर लैक ऑफ फंड्स भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स। जैसे हम देखें बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, जैसे हम देखें कोई छोटा शॉपकीपर है, वो तो आपको इतना डिस्काउंट नहीं देता यदि उसकी सेल्स कम है, लेकिन बड़े बड़े शॉपकीपर उनकी रेट भी क्या रहते हैं, कम रहते हैं, क्योंकि वो लास्ट लेवल पर क्या करते हैं, बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जब हम प्रोडक्शन का वॉल्यूम, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स भी क्या हो सकता है, न्यू एंट्रांट्स के लिए बोलो बैरियर हो सकता है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स स्केल में आने पर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसा कि नेम से क्लियर है कि हर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखती है जो उसको दूसरे से क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं। तो ऐसी चीज़ें यदि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर मिल रही हैं, न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर वो चीज़ें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम देखें कि एप्पल के एग्जांपल लें तो उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं मिलेगी। तो इसी को ही हम रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, स्विचिंग कोस्ट। स्विचिंग कोस्ट आप समझ रहे हैं कि यदि कोई पर्सन एग्जिस्टिंग किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और उससे वो दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा है तो उसमें उसकी क्या रहती है, कोस्ट रहती है। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम देखें कि जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो कई स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइजेशन को क्या बोला था कि इससे लोगों की जॉब चली जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि बैंक में जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है उससे लोगों की जॉब सेफ हुई है, गई है? तो आप कहेंगे सर कहीं कहीं तो लगता है कि जॉब गई है, पर यदि कंप्यूटराइजेशन नहीं होता तो जो बैंक के एम्प्लॉई हैं, आज आप देखें कि CBS पर जो काम होता है, कोर बैंकिंग जो है उस पर काम जो होता है, तो वो आसान हो गया उससे कहीं ना कहीं। अब बैंक के कर्मचारी को यदि हमने कोई सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग दी है, तो कोई सॉफ्टवेयर हमने सिखाया है, तो थोड़े टाइम बाद क्या हम उस सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, स्विचिंग कॉस्ट जो है बहुत हाई रहेगी, क्योंकि हम बार बार सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर सकते। और यदि हम किसी एक सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हम उसी के अंदर क्या हो जाते हैं बोलो, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो स्विचिंग कॉस्ट भी क्या हो सकती है बोलो, न्यू एंट्रेंट्स के लिए बैरियर हो सकती है। फिर हम बात करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी। आप देखो सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली नहीं खरीदते हैं, कई चीज़ें आप इनफ्रिक्वेंटली खरीदते हैं, लंबे टाइम के बाद खरीदते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो रहती हैं, जैसे आप मान लीजिए फर्नीचर है, आपका व्हीकल है, तो वहाँ पर आप इतना ये नहीं सोचते कि हम चीज़ें सस्ती लें। तो कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं वहाँ हम ब्रांड को देखते हैं। तो जो न्यू एंट्रेंट्स है उसके लिए ब्रांड आइडेंटिटी बनाना भी क्या रहता है, प्रॉब्लम रहती है। कई बार हम ये देखते हैं कि हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कोलगेट दे दो, हम पेन की कोई ट्यूब लेने जा रहे हैं तो हम कहते हैं आइडेंस दे दो। तो ये जो ब्रांड आइडेंटिटी है ये तो छोटे प्रोडक्ट्स की बात है, लेकिन हम जब बड़े प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स के केस में ब्रांड आइडेंटिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बैरियर रहेगा न्यू एंट्रेंट्स के लिए। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलेशन। देखो आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था प्रोएक्टिव और रिएक्टिवली। तो यदि
नया कॉम्पिटिटर्स आएगा तो जो एग्जिस्टिंग है वो ये थोड़ी है, हम कई बार कहते हैं कि क्या चूड़ी पहन के थोड़ी बैठेंगे जो एग्जिस्टिंग है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ रिप्लाई भी करना होगा। और यदि वो रिप्लाई करते हैं उसके लिए तो कहीं ना कहीं वो भी क्या रहेगा, बैरियर रहेगा। तो ये हमने किसके अंदर पढ़े बोलो, ये हमने पढ़े थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर। फिर हम देखें जो सेकेंड पॉइंट आता है वो क्या आता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। जैसे मैंने बोला था कि 5 फोर्सेस हैं, तो फर्स्ट फोर्सेस आपको मोस्ट पावरफुल सोर्स क्या है आपका, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। हम शुरुआत न्यू से ही करेंगे, फर्स्ट पॉइंट न्यू एंट्रेंट्स रहेगा। और जो लास्ट रहेगा याद है आपको, थ्रेड्स फ्रॉम, भूल गया आप, फिफ्थ क्या था, थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। तो हम सब्स्टिट्यूट्स पर हम क्या करेंगे, उसको एंड करेंगे। तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर की यदि हम बात करें तो ये जो बायर रहता है, ये कुछ बायर ऐसे रहते हैं जो प्राइस सेंसिटिव रहते हैं कि प्राइस में चेंज होने पर प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। पर मोस्ट ऑफ बायर ऐसे भी होते हैं कि वो चेंज ना भी करें। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है कि बायर प्राइस चेंज होने पर इनसेंसिटिव है या प्राइस चेंज होने पर सेंसिटिव है। यदि उसको सर्विसेज अच्छी मिलेंगी तो प्राइस बेटर वो पे करेगा। और ये जो आपका फोर्सेस है ये इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर ये देखें कि हर पर्सन क्या चाहता है, बेटर सर्विस चाहता है। पर वही बेटर सर्विस यदि लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो, ठीक है ना, हम ये कहें कि लोअर कॉस्ट पे हमें वही सर्विस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ने के लिए। तो जो बायर रहते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बायर को जो प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में क्या होती है बोलो, नॉलेज होती है। वो सबके प्राइस जानता है, वो कंपैरिजन करने के बाद ही चीज़ें परचेज़ करता है। आप भी कोई चीज़ परचेज़ करते होंगे तो आप पहले उसका मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है प्राइसेस देखने के बाद ही क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज मान लीजिए कोई कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज़ का, और वो कहीं जब प्राइस के अंदर चेंज करना चाह रही है तो वो अपने उस प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ा सकती है जिसकी क्या है, डिमांड है। लेकिन जिसकी डिमांड कम है उसकी वो प्राइस नहीं बढ़ा सकती। जैसे हम 2 व्हीलर्स स्कूटी के अंदर हम ये देखें कि जो एक्टिवा है, एक्टिवा और ऐसे ही एविएटर भी होंडा का प्रोडक्ट है। पर होंडा कहीं ना कहीं एक्टिवा का प्राइस बढ़ा सकती है, लेकिन एविएटर के प्राइस बढ़ाने के लिए इसको सोचना होगा, क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं, सप्लायर वो रहते हैं जो हमें प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं बोलो, सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो यदि सप्लायर ने अपने प्राइजेस जिस पर वो सप्लाई कर रहे थे उनमें चेंज कर दिया, उनको बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सप्लायर मार्केट में अवेलेबल होते तो हैं लेकिन वो एग्जिस्टिंग कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं हाई स्विचिंग कॉस्ट भी होती है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ जो सप्लायर है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ही देखें कि हमने पहले बायर को देखा कि बायर कौन है, फिर हमने सब उसके हिसाब से सप्लायर को डिसाइड किया। और इनके अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा इसमें, क्योंकि ये फोर्सेस माइनर माने जाते हैं। पर जो आपके हमने फर्स्ट फोर्सेस के अंदर देखो डिटेल में थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को हमने पढ़ा था, जो पावरफुल फोर्स है, और यहाँ पे हमने शॉर्ट में इन चीज़ों को देखा। ऐसे ही हम थर्ड जो हमने देखा है वो क्या है आपका, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर जो रहेंगे, जो प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल दे रहे हैं, यदि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी पावर कम मानी जाएगी। लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं हाई स्विचिंग कॉस्ट जो है पे करनी पड़ सकती है। उस डर से हमें बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को समझना होगा। फिर आता है नेचर ऑफ राइवलरी। जो कॉम्पिटिशन्स जो रहता है इंडस्ट्री के अंदर, हम ये देखें कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है, जैसे हम ये देखें कि कंपटीशन इज़ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन और नोट, तो आप कहेंगे कि सर कंपटीशन जो रहता है वो यदि है मार्केट के अंदर तो हेल्दी कंपटीशंस कहीं ना कहीं जो
कस्टमर हैं उनके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि उनको कम प्राइस पर चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो नेचर ऑफ राइवलरी जो कॉम्पिटिटर्स है वो कहीं ना कहीं हमें आगे डिसीजन लेने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और जब हम कॉम्पिटिशन एनालिसिस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को पढ़ते हैं तो हम आगे देखेंगे लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी का लेवल आएगा कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। तो ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है किसका पार्ट मानी जाती है, फंक्शनल लेवल का पार्ट मानी जाती है। और कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो हमारे करंट कंपटीशन के अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग कंपटीशन के अंदर जो हमारी कॉस्ट है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि उनकी कॉस्ट तो क्या होती है बोलो, हाई होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, अच्छा होता है। और कुछ ऐसी रहती है जिनकी कॉस्ट तो कम होती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण जो हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाता है बोलो, सेल हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अवेलेबिलिटी कस्टमर को ईजिली हो जाती है, तो वो भी कॉम्पिटिशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और यदि हम ये देखें कि यदि कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या है, नुकसानदायक है। पर एक हेल्दी कंपटीशन जो रहता है उससे हमें कम प्राइस पर अच्छी चीज़ें मिलती हैं। कंपटीशन यदि हेल्दी है तो कॉम्पिटिटर्स को भी बेनिफिट होता है, कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट एडवांटेज मिलते हैं उनको। और कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कुछ इस तरीके के इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स या फिर लार्ज इन्वेस्टमेंट के बेस पर, कंपटीशन के बेस पर वो मार्केट से एग्जिस्ट नहीं करते, और तो उसका बेनिफिट किसको होता है बोलो, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को होता है, इंडस्ट्री को होता है। तो यदि हम इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें, इंडस्ट्री यदि ग्रोथ तभी होगी जब उसमें हेल्दी कंपटीशन होगा, और यदि कट थ्रोट कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी बोलो, डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जो कॉम्पिटिशन्स को हमें समझने में मदद करेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर कौन ऐसे पर्सन हैं जो इंडस्ट्री के अंदर लीडर हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब आप कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो ऐसे एक इंडस्ट्री एनालिसिस भी रहता है। वो इंडस्ट्री के अंदर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन के बारे में बताता है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि टूथपेस्ट के अंदर आप यदि कोलगेट बोलते हैं तो हो सकता है कि आप उसको स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं, कोई किसी दूसरे का नाम ले रहा है, कोई किसी दूसरे का नाम नहीं ले रहा, वो उसको वीकेस्ट मान सकता है। और कहीं ना कहीं देखें कि स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट की पोजीशन क्या हो जाती है, मार्केट में चेंज होती रहती है। हम एंकर टूथपेस्ट की बात करें, वो भी एक टाइम में वीकेस्ट माना जाता था, लेकिन आज देखें तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स जो है टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में देखें कि और भी प्रोडक्ट्स हैं जो टूथपेस्ट के अंदर आते हैं, तो हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट्स स्ट्रॉन्गेस्ट में है, वीकेस्ट में है। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स कि नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। यदि कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी क्या होगा, हाई होगा। फिर हम देखेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट। जैसे हम देखें कि कॉस्ट लीडरशिप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ इंडस्ट्री ऐसे रहती हैं जहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है तो वहाँ जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहती है, लो रहती है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेलीकॉम का एग्जांपल लिया था कि उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फिक्स कॉस्ट भी होगी। फिर हम बात करते हैं एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर क्या होता है कि आप जैसे देखें कि जब आपने मार्केट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फिर लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मिलेगी, तो वहाँ से एग्जिट करना, डाइवेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का हमें बेनिफिट भी हो सकता है। कैसे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि आप ये देखें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के अंदर जब प्रोडक्ट बनाता है तो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से, जैसे आप मैंने आई थिंक आपको लास्ट एक लेक्चर में बताया था कि सोप सेगमेंट के अंदर अलग अलग तरीके के सोप्स बना के, कुछ सोप ऐसे हैं जैसे लाइव बॉय देखें आप, और हम ये देखें कि जैसे डव है, जैसे बच्चों के लिए कुछ सोप्स वगैरह हम यूज़ में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन से भी हम क्या करते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ आप समझते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, यदि हम इमीडिएट प्रॉफिट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम देखें इमीडिएट प्रॉफिट का बायजूस का एग्जाम्पल लिया जाता है। हम बात करें यदि सिस्टमेटिक तरीके से जियो के अंदर, ये देखें कि जियो आया तो पहले शुरू में फ्री था, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर आपका नॉर्मल प्रॉफिट, फिर आप ये देखें
आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, अब आप सुपर प्रॉफिट के अंदर, तो शुरू में हमें स्लो ग्रोथ से काम लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम 5 फोर्सेस पढ़ेंगे। शुरुआत हम करेंगे थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रांट से और एंड हम करेंगे थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि टी और कॉफ़ी जैसे एक दूसरे के क्या हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। यदि हमारा प्रोडक्ट कहीं अवेलेबल नहीं है तो उसके प्लेस पर कस्टमर जो प्रोडक्ट चाह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए टी कॉफ़ी की तरह आप और कोई एग्जांपल लेना चाहें, जैसे पहले देखिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते थे या फिर कैमराज यूज़ करते थे, हम आईपॉड यूज़ करते, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो एक चीज़ को यदि दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। यदि मार्केट के अंदर आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम ये देखें कि यदि अच्छी क्वालिटी के कैमरा वगैरह फ़ोन हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं वीडियोस मूवीज़ को शूट करने के लिए। तो जो आपके ओरिजिनल कैमरा रिकॉर्डिंग के आते हैं और इनमें थोड़ा कॉम्पिटिशन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहलाता है थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था 5 फोर्सेस का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो EID याद है ना आपको, इवेल्युएट करना, आइडेंटिफाई करना और क्या करना, डिटरमाइन करना। तो जब हम 5 फोर्सेस को यूज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला था कि 5 फोर्सेस जो मॉडल है वो हमें हेल्प करता है इंपॉर्टेंट एरिया को समझने में। क्या करने के लिए, इवेल्युएट, आइडेंटिफाई और डिटरमाइन। तो हमने उन 5 फोर्सेस को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उनको इवेल्युएट किया 5 फोर्सेस को, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारा इम्पोर्टेंट जो फोर्स है वो न्यू एंट्रांट्स है और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। और जो हमने बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और सप्लायर हमने देखा वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स, जो करंट कॉम्पिटिटर्स हैं, उसको भी समझना जरूरी है। यदि इन 5 फोर्सेस को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारा कॉम्पिटिशन एनालिसिस पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।